हेलो एवरीवन, दिस इज CS विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। कस्टम में हम बात कर रहे थे वैल्यूएशंस की। हमने वैल्यूएशन स्टार्ट किया था अपने लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें हमने वैल्यूएशन के बारे में बात की थी। हमने रूल 3 के बारे में बात की थी कि भाई अगर वैल्यूएशन क्या होगा। हमारा जो सेक्शन है वैल्यूएशन का, वो सेक्शन हमारा है सेक्शन 14। सेक्शन 14 हमें बताता है कि वैल्यूएशन किस तरह से होता है। सेक्शन 14 के अंदर कुछ कंडीशन बता रखी है कि भाई ये कंडीशंस आपको किसी भी गुड की वैल्यू को कंसिडर करने का आएगी। आपको कुछ कंडीशन थी जो हमने पढ़ी थी कि इन कंडीशन को आपको फॉलो करना है। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई वैल्यूएशन किस तरह से होता है। वैल्यूएशन के लिए जो इम्पोर्टेड गुड की वैल्यूएशन होता है, रूल्स होते हैं, वो अलग है। एक्सपोर्टेड गुड के रूल्स अलग हैं। और हमने इम्पोर्टेड गुड के बारे में बात की थी। उनका रूल 3 हमने बात किया था कि भाई क्या होगा, किस तरह से हम बात करते हैं, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेड गुड की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, वो होगी CIF वैल्यू। उनकी कौन सी वैल्यू होगी, CIF वैल्यू। CIF वैल्यू क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लस इंश्योरेंस। हमने बात की थी इसके बारे में कि फ्रेच किस तरह से निकालेंगे, सर्टेनेबल है, नॉन सर्टेनेबल है। इंश्योरेंस किस तरह से निकालेंगे, सर्टेनेबल है, नॉन सर्टेनेबल है। अब हमारा आज का रूल जो है, नेक्स्ट रूल हमारा शुरू होता है। हमारा नया रूल आगे शुरू होता है आइडेंटिकल गुड्स के केसेस में। अब बात करते हैं वैल्यू इन केस ऑफ आइडेंटिकल गुड। ट्रांजैक्शन वैल्यू, हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू इन केस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। सॉरी, हाँ, बात करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू की। ट्रांजैक्शन वैल्यू इन केस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। आइडेंटिकल गुड्स के केसेस में तो मैं बात करूं, यहाँ पे कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड, इसको कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं। और ये किसके रिगार्डिंग है, ये है हमारा रूल 4। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड विल बी यूज्ड इन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड। कई बार क्या होता है, किसी इंपोर्टेड गुड की, मान लो आपने कोई कॉफी इंपोर्ट करी, कॉफी। अब कॉफी का प्राइस आपको निकालना है। आप ये देखोगे कि आइडेंटिकल गुड कि भाई मान लो आपकी जो दूसरी तरह की कोई ऐसी आइडेंटिकल गुड है, उसका प्राइस क्या है। क्लियर है। आप इस तरह से कोई आइडेंटिकल गुड, उसके सेम कॉफी की जैसी गुड जो है, कॉफी जैसी जो चीज है, उसका आप क्या देखोगे, प्राइस देखोगे कि भाई प्राइस क्या है इसका, आइडेंटिकल गुड्स का। क्लियर है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इन केस ऑफ, अगर मैं आइडेंटिकल गुड्स की बात करूं, कई बार क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द आइडेंटिकल गुड, transaction value of the identical good will be used in determining the value of imported good। किसी इंपोर्टेड गुड की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है, हम ट्रांजैक्शन वैल्यू जो किसकी, आइडेंटिकल गुड की है, उसको यूज करते हैं, है ना। अगर सिर्फ, और ये तब कब पॉसिबल होगा, ये वाली सिचुएशन कब पॉसिबल होगी, जब ओनली when such identical good are sold at the same commercial level। जब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई जब ये आइडेंटिकल गुड है, ये सेम कॉमर्शियल लेवल पे
सेम कमर्शियल लेवल पे इनको सेम प्राइस पे इनको बेचा गया, एंड दीज गुड आर सब्सटेंशियली द सेम क्वांटिटी, और जब इनको सेम कमर्शियल लेवल पे सेम क्वांटिटी पे अगर इनको क्या किया गया है, बेचा गया है, समझ आ गई आपकी। कमर्शियल एक्टिविटी सेम होनी चाहिए। आइडेंटिकल गुड की कंडीशन क्या है भाई, अगर आपकी आइडेंटिकल गुड की कमर्शियल एक्टिविटी और उसकी जो क्वांटिटी है अगर वो सेम है, तो उसका प्राइस आप क्या लोगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो उसकी होगी उसको आप यूज करोगे, किसके लिए, उसको आप यूज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड। क्लियर है। Transaction value good exported would be based on transaction value of the good of the like kind and quality expected at or about the same time or the same destination country or in the absence of another destination country। भाई कई बार क्या होता है कि भाई आप वैल्यू क्या लोगे, अगर एक्सपोर्टेड गुड की आपको किसी की वैल्यू लेनी है तो आप ये देखोगे कि भाई इस कंट्री में हमने सेम ऐसे गुड को किस क्वांटिटी में, इस क्वालिटी को गुड को किस प्राइस पे हमने सेल करके यहाँ पर चला। मान लो अगर आपको अपनी गुड देखनी है, आपको अपना गुड का क्या करना है, मान लो आपके पास कोई गुड है, आपके पास लगा लो कोई प्रोडक्ट है आपका, उस प्रोडक्ट को आपको यूएसए के अंदर क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। आपकी क्वालिटी, तो आप ये देखोगे कि मेरी जैसी मेरी क्वालिटी है, सेम क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, जो आइडेंटिकल सिमिलर प्रोडक्ट है, वो यूएसए में पहले किस प्राइस पर एक्सपोर्ट हुआ, तो वही प्राइस मेरा होगा। समझ आ गई, क्लियर है। अगर मान लो आपको पहले आप सेम कंट्री देखोगे, अगर सेम कंट्री आपको नहीं मिली, फिर आप किसी दूसरी कंट्री में देखोगे कि दूसरी कंट्री में किस वैल्यू पे लिया गया। क्लियर है। तो इम्पोर्टेड गुड के केस में यही होता है कि भाई अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते टाइम आप देखोगे पहले कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड क्या थी, कि जिसमें सेम कमर्शियल एक्टिविटी पे सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी पे अगर जो आइडेंटिकल गुड का प्राइस था तो वो क्या है, वो आप चेक करोगे। ठीक है ना। अब क्या है, जब ये रूल 4 को अप्लाई करते टाइम, in applying the rule 4, in applying the rule 4, जब आप रूल 4 को अप्लाई करोगे, अगर आपको इफ मोर देन वन ट्रांजैक्शन, if more than one transaction value of identical good is found, identical good is found, अगर मान लो आपको दो ऐसी आइडेंटिकल गुड मिली बट उनकी क्या थी, अलग अलग वैल्यू थी। मिस्टर ए ने अपनी, मान लो कि आप जो हो यहाँ पे अर्शिशा जो है वो क्या करने वाली है, अर्शिशा को अपना कोई प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करना है। अब इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस, इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी। आपने देखा कि भाई मिस्टर ए था कोई, उसने यही आपका जो प्रोडक्ट आप जो इंपोर्ट कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट इंपोर्ट किया था, सेम क्वांटिटी थी, सेम वैल्यू वो थी, तो उसकी वैल्यू 2000 की थी मान लो। और कोई मिस्टर बी था, उसने भी सेम किया था, उसकी वैल्यू 2500 की थी। तो इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन वैल्यू लोगे, तो भाई इन दोनों में से जो लोएस्ट होगी, मतलब 2000, द लोएस्ट सच वैल्यू शैल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंट गुड। तो जो लोएस्ट होगी इनमें से उसी को ही आप यूज करोगे, किस चीज के लिए, उसी को ही ट्रांजैक्शन वैल्यू लोगे लोएस्ट में से। क्लियर है, रूल 4 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं रूल 5। आगे हमारे पास आता है रूल 5। रूल 5, सिमिलर गुड फॉर इंपोर्ट एंड कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। अब ऊपर तो हमने बात की थी किसकी, आइडेंटिकल गुड की। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था, सिमिलर गुड्स
for import and computed value method for export and computed value method for एक्सपोर्ट। ये क्या होता है बात करते हैं। रूल 5 सिमिलर गुड फॉर इंपोर्ट एंड कंप्यूटेड वैल्यू मेथड फॉर एक्सपोर्ट। ये क्या बात करता है करते हैं। द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड वुड बी बेस्ड ऑन द सिमिलर गुड। कई बार क्या होता है कि भाई आपको कोई गुड ऊपर वाले में किस पे बेस होती है आइडेंटिकल गुड पे, और एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि भाई आपने कोई क्या था कोई आइडेंटिकल सेम क्वालिटी का अगर कोई प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट हुआ था तो वो हम उसमें देखते थे। अब इसमें क्या है इसमें किस तरह से निकालेंगे। इसमें कहना चाह रहा है ये इंपोर्ट के केस में रूल 5 क्या कह रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के केस में हम देखेंगे सिमिलर गुड सिमिलर गुड और इसमें कंप्यूटेड वैल्यू मेथड ये कह रहा है कि अगर आपको कोई भी गुड इंपोर्ट की है, आपने कोई भी गुड इंपोर्ट की है, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस्ड होगी किस पे, बेस्ड ऑन दैट सिमिलर गुड पे। उसकी जो वैल्यू होगी वो किस पे बेस होगी सिमिलर गुड। सिमिलर गुड क्या होती है जिसके कैरेक्टरिस्टिक, जिसका कंट्री ऑफ प्रोडक्शन सेम होता है। सिमिलर गुड क्या होता है कि जिसके जो फीचर्स होते हैं या जिसके जो कंट्री ऑफ प्रोडक्शन होता है वो क्या है सेम है, हम वो लेके चलेंगे। समझ आ गए भाई, उसी की वैल्यू सिमिलर गुड की वैल्यू लेके चलेंगे। आइडेंटिकल गुड में आइडेंटिकल गुड की, सिमिलर गुड में सिमिलर गुड की, एज पर रूल 5। दूसरा एक्सपोर्टेड के केस में एक्सपोर्टेड गुड की ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हमें कंप्यूटेड मेथड लगाना पड़ेगा। कंप्यूटेड मेथड का क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये क्या कहना चाह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा प्लस चार्जेस किस चीज के लिए, फॉर डिजाइन प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। आप ये वाला मेथड लगाओगे, इससे आपकी क्या निकल जाएगी एज पर रूल 5 सिमिलर गुड। क्लियर है। मान लो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ना तो आपको आइडेंटिकल गुड दे रखा, ना ही आपको कोई रूल 3 के अकॉर्डिंगली कोई एफओबी वैल्यू दे रखी, कोई फ्रेज दे रखा, इंश्योरेंस दे रखा। आपको क्वेश्चन में दे रखा है सिमिलर गुड। फिर आप रूल 5 के अकॉर्डिंगली कौन सा मेथड लगाओगे, सिमिलर गुड मेथड एंड कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। सिमिलर गुड मेथड किस केस में लगता है, इंपोर्टेड गुड के केस में, और कंप्यूटेड वैल्यू मेथड एक्सपोर्टेड के केस में। इसमें हम पैरेलल चल रहे हैं, इसमें ना पैरेलल चल रहे हैं, ध्यान रखना। पैरेलल किस तरह से चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं इसमें इंपोर्ट रूल की भी बात हो रही है, इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल की भी बात हो रही है, और साथ के साथ एक्सपोर्ट की भी बात हो रही है। तो कंफ्यूज मत होना, पैरेलल चल रहे हैं इसमें। जैसे हमने रूल 3 में बात की, रूल 3 कहता है कि भाई जो एक्सपोर्ट गुड की वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, एफओबी वैल्यू होगी, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू होगी, और जो इंपोर्ट की वैल्यू होगी वो सीआईएफ वैल्यू होगी। रूल 4 क्या कहता है, आइडेंटिकल गुड किस केस में इंपोर्टेड गुड के केस में, और एक्सपोर्टेड गुड के केस में कि भाई जो आपने सिमिलर क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है उसकी वैल्यू। और उसके बाद आता है सिमिलर मेथड किस केस में आता है, रूल 5 में इंपोर्टेड गुड में, और कंप्यूटेड वैल्यू मेथड किसके लिए बताया गया है, एक्सपोर्ट के केस में। रूल 3, 4, 5 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रूल 6 क्या है, रूल 6। अब रूल 6 क्या है, जहां पर रूल 3 लिखो रेजिडुअल मेथड,
रूल 6 क्या है? रूल 6, जहां पर रूल 3, रूल 4, रूल 5, जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू रूल 3, रूल 4, रूल 5 के अकॉर्डिंगली नहीं निकाल पा रहे, ठीक है ना, नहीं निकाल पा रहे, तो वहां पर फिर कौन सा रूल लगता है? वहां पर रेजिडुअल मेथड लगता है, रूल 6। रेजिडुअल मेथड क्या कहता है? फॉर एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा? द ट्रांजैक्शन वैल्यू द transaction value would then be arrived at by reasonable and consistent means by custom officer, भाई जहां पर रूल 3, 4, 5 के अकॉर्डिंगली आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, वहां पर कौन सा मेथड लगता है? वहां पर रेजिडुअल मेथड रूल 6 लगता है। और ये स्पेसिफिकली किसके लिए बात करता है? एक्सपोर्ट्स के लिए बात करता है। एक्सपोर्ट जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा। रूल 6 में फिर रूल 6 के अकॉर्डिंगली कस्टम वैल्यू जो एक्सपोर्टेड गुड की कस्टम वैल्यू है, मैं बात कर देता हूँ फॉर एक्सपोर्टेड गुड में कस्टम वैल्यू कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा, जो भी वैल्यू होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, वो कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा निकाली जाती है। और इंपोर्टेड गुड के केस में रूल 7, रूल 8 लगता है। रूल 7 एंड रूल 8 लगता है। इंपोर्टेड गुड के लिए फिर हमें क्या रेफर करना पड़ेगा? इंपोर्टेड गुड के लिए हमें रेफर करना पड़ेगा रूल 7 एंड रूल 8। जहां पर रूल 3 किसी भी इंपोर्टेड गुड की वैल्यू रूल 3, 4, 5 में नहीं निकल पा रही, फिर वहां पे रेजिडुअल मेथड लगता है। और रेजिडुअल मेथड क्या कहता है कि भाई आप उस इंपोर्टेड गुड की वैल्यू रूल 7 एंड रूल 6 के अकॉर्डिंगली कंप्यूट करो। और एक्सपोर्टेड गुड की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? कस्टम ऑफिसर। क्लियर है? अब बात करते हैं इंपोर्टेड गुड के लिए रूल 7 एंड रूल 8, जिसमें बात करते हैं डिडक्टिव वैल्यू एंड कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। पहले बात करते हैं डिडक्टिव वैल्यू। आप क्या निकालोगे? डिडक्टिव वैल्यू मेथड। डिडक्टिव वैल्यू मेथड ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है रूल 7 के बारे में। ये कहना चाह रहा है कि भाई इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में होगा यूनिट प्राइस at which imported good या फिर आइडेंटिकल गुड या फिर सिमिलर गुड are sold in the greatest aggregate quantity, are sold in the greatest aggregate quantity। ये कहना चाह रहा है कि भाई डिडक्टिव वैल्यू मेथड के बेसिस पे एज पर रूल 7 इंपोर्टेड गुड की वैल्यू क्या होगी? इंपोर्टेड गुड की वैल्यू यूनिट प्राइस होगा, जिसपे
भाई वो यूनिट प्राइस जिस पे आप क्या कर रहे हो, कोई भी आइडेंटिकल गुड को, किसी भी इंपोर्टेड गुड को, किसी भी सिमिलर गुड को अगर आपने ग्रेटेस्ट जिस यूनिट प्राइस पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपने माल बेचा है, वो यूनिट प्राइस हम लेंगे, वो यूनिट प्राइस होगा। उसमें से आप माइनस करोगे कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ट्रांसपोर्ट के खर्चे, इंश्योरेंस के खर्चे, टैक्स के खर्चे, उसमें से आप डिडक्शन करोगे कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, टैक्स विद इन इंडिया। The good at or about the same time can be considered if not at the earliest date of importation but before the expiry of 90 day after such importation। भाई आप कौन सी गुड्स इसके अंदर कंसीडर करोगे कि जो गुड्स आपने क्या की हैं, सेल की हैं इंपोर्ट करने से 90 दिन के अंदर अंदर, नहीं सॉरी, जो जो गुड्स आपने इंपोर्ट करने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर, जो गुड्स आपने विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी गुड्स आपने क्या की हैं, सेल की हैं, तो उन गुड्स का आप क्या करोगे, वैल्यू लेके आप पर चलोगे। क्लियर है? आपने इंडिया के अंदर जो गुड्स सेल की ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में, उसका यूनिट प्राइस लोगे और उस यूनिट प्राइस में से आप जो भी सेलिंग के खर्चे थे, जो भी प्रॉफिट आपने कमाया, जो भी ट्रांसपोर्ट के खर्चे थे, जो भी टैक्स के खर्चे थे, वो आप माइनस करोगे। क्लियर है? मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से होगा। आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी थी, आपने गुड एक्सपोर्ट की बाहर कहीं पे, चाइना में की, मान लो गुड आपने इंपोर्ट की चाइना से, इंपोर्ट की चाइना से, आपने गुड क्या की, इंपोर्ट की चाइना से। अब गुड इंपोर्ट जो आपने की चाइना से, उसका आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालना है। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे? इस सिचुएशन में क्या होगा, डिडक्टिव वैल्यू के मेथड में मान लो आपने दो यूनिट प्राइस थे, एक यूनिट प्राइस था मान लो पर यूनिट, जो गुड का प्राइस था वो 1000 रुपए था, और इसमें आपने कितनी क्वांटिटी बेची, इसमें आपने 1500 की क्वांटिटी बेची, और एक गुड का प्राइस था 950, इसमें आपने क्वांटिटी बेची 3000। तो कौन सा प्राइस लोगे, ये वाला कि जिसमें आपने सबसे ज्यादा क्वांटिटी बेची, 95 रुपीज। और इसमें से आप जो भी सेलिंग के खर्चे हैं, जो भी प्रॉफिट में बनाया है, जो भी टैक्स के खर्चे हैं, जो भी इंश्योरेंस के खर्चे हैं, वो सारे माइनस करोगे, तभी इसको बोला जाता है डिडक्टिव मेथड। तब आपका आएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू, तब आपका आएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 7। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 7। क्लियर है? अब आगे आता है हमारे पास रूल नंबर 8। अब आता है हमारे पास हमारे पास रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 क्या कहता है, बात करते हैं। हाँ, इसमें हम बात करते हैं कंप्यूटिव वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू। दिस वुड बी द, इसके इसमें हम इंपोर्टेड गुड की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? इसमें हम इंपोर्टेड गुड्स की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वो किस तरह से निकालेंगे? इसमें लिखा गया है दिस वुड बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल
used in production the imported good। इंपोर्टेड गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल यूज गया हुआ उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसमें आप ऐड करोगे फैब्रिकेशन कॉस्ट, फैब्रिकेशन कॉस्ट, उसमें आप या ऐड करोगे यूजुअल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है वो। तो आप इस तरह से जो भी सेम क्लास का कोई भी प्रॉफिट आपने लिया है वो सेव करोगे। और इसके अंदर आएगा इंश्योरेंस के खर्चे, इंश्योरेंस, फ्रेज, फ्रेज, लैंडिंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस, ये होता है। ये सारा ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो सारे का सारा क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, पूरा कंप्यूटेड वैल्यू, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड। भाई जो मान लो चाइना के अंदर कोई माल बनाया, चाइना, हम पहले पता करेंगे कि उस चाइना में माल बनाने में जो मटेरियल यूज लगा था उसकी कॉस्ट क्या थी। तो फिर उसमें ऐड करेंगे कि भाई इसी सिमिलर गुड को, इस तरह की सिमिलर गुड को इंडिया में अगर बेचा गया है ना, तो उसमें प्रॉफिट कितना किया गया है, प्रॉफिट, उसमें इंश्योरेंस का खर्चा कितना है, उसमें फ्रेच का खर्चा कितना है, उसमें लैंडिंग चार्जेस का खर्चा कितना है, वो सारे का सारा हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। क्लियर है, समझ आ गए। हाँ, अब जैसे ये बात करता है यहाँ पे वैल्यूएशन की टर्मिनोलॉजी, एफओबी क्या होता है, एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। आपसे पूछा जा सकता है एफओबी क्या होता है, एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। इट सिग्निफाई द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द गुड टू द नियरेस्ट पोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, इट सिग्निफाई द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द गुड टू द नियरेस्ट पोर्ट। आपने अपने, मान लो आपने अपने किसी फैक्ट्री से माल को कहाँ पे पहुंचाया, किसी पोर्ट पे ले गए। अब जो भी उसको वहां से वहां तक पहुंचाने का खर्चा आया है उसको बोला जाएगा फ्री ऑन बोर्ड, उसको बोला जाएगा फ्री, बोर्ड पे फ्री करने तक का खर्चा, गुड टू द नियरेस्ट पोर्ट। उसके बाद क्या होता है, देयर आफ्टर, मान लो अर्शिशा ने, अर्शिशा ने अपना कोई माल था जो रांची में था, उसको लोडिंग करवाई किसी ट्रक के अंदर, कंटेनर के अंदर मान लो, और उसको कहाँ पे, नियर बाय जो भी आपकी पोर्ट थी, कलकत्ता में या फिर कहीं मुंबई में, आपने क्या करवा दिया, वहां पे भिजवा दिया। आपका जो खर्चा आया वहां तक का वो होता है फ्री ऑन बोर्ड, वो क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड। अब आता है हमारे पास सी आई एफ, सी आई एफ, सी आई एफ का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेज वैल्यू। हमने रूल 3 पढ़ा था, पूरा रूल 3 हमने पढ़ा है, तो ये हमने पूरा रेफर है, ये सारा क्या है, समरी है रूल 3 की, ये पूरा रूल 3 है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है सेक्शन 15। हमने वैल्यूएशन रूल कर लिए, वैल्यूएशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से करना। अब हमारे पास आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है, अब हमारे पास आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15, रेलेवेंट डेट फॉर द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड।
लिखो रेलेवेंट डेट फॉर द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड गुड, ऑन द इम्पोर्टेड गुड। इम्पोर्टेड गुड पर वो डेट क्या होगी, किस डेट की हम रेट लेंगे, किस डेट का रेट लेंगे, किस चीज के लिए, ड्यूटी पे करने के लिए। समझ आ गई? रेलेवेंट डेट क्या होगी किस चीज के लिए, रेट ऑफ ड्यूटी के लिए, कि भाई किस डेट की ड्यूटी, किस डेट का हम रेट लेंगे इंपोर्टेड गुड पर ड्यूटी लगाने के लिए। पहले लिखो यहाँ पे सेक्शन सेक्शन 15 क्लोज, सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 क्लोज ए। पहले आता है गुड क्लियर फॉर होम कंजप्शन, गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन। अगर आपने इंपोर्ट किया था गुड किस चीज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए, है ना। मान लो आपने कोई ज्वेलरी मंगवाई थी और सिर्फ वो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवाई थी, तो किस दिन का रेट लोगे आप, इसमें से लिखोगे रेलेवेंट डेट क्या होगी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी, तो आप कहोगे रेट प्रिवेलिंग ऑन द रेट प्रिवेलिंग ऑन द, पहला या तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ, रेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, या तो जिस दिन आपने कस्टम को बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करी, या तो ये रेट होगा, या फिर कौन सा रेट होगा, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ द वेसल, मतलब जिस दिन वेसल आया या एयरक्राफ्ट आया या फिर जो व्हीकल आया, इनमें से या तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री या डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल, इनमें से जो क्या है, विच एवर इज लेटर, इनमें से जो डेट बाद की होगी वो डेट हम लेके चलेंगे, उस डेट का हम रेट लेके चलेंगे, किस चीज का, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टमर इंपोर्ट ड्यूटी। समझ आ गए? अगर ये केस कौन सा है, अगर आपने क्या किया है, होम कंजम्पशन के लिए गुड को क्लियर किया है, आपने गुड को क्लियर करवाया है, किसी कस्टम में से आपने क्लियर करवाया है गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए, क्लियर है। दूसरा दूसरा केस, पहला केस समझ आ गया, दूसरा केस, ये हम इंपोर्ट के केस की बात कर रहे हैं अभी, ये किसकी बात कर रहे हैं, इंपोर्ट के केस की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट। अब आते हैं हमारे पास दूसरा केस, दूसरा केस आता है सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 क्लोज बी। अब हमारे पास क्या आता है, सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 क्लोज बी, ये क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। गुड क्लियर फ्रॉम अ वेयर हाउस, गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम अ वेयर हाउस अंडर अंडर सेक्शन 68, अंडर सेक्शन 68, आपने कोई गुड क्लियर की है, किस पर्पस के लिए क्लियर की है, आप अपनी गुड को कस्टम अथॉरिटी से क्लियर करवा के वेयर हाउस में ले जाने चाहते हैं, कहां पे, वेयर हाउस में ले जाना चाहते हैं, तो किस दिन का रेट आएगा, रेट प्रिवेलिंग ऑन द, रेट प्रिवेलिंग ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ, रेट प्रिवेलिंग ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ
एक्स बॉन्ड presentation of ex bond bill of entry, ex bond bill of entry for home consumption। जिस दिन आपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन प्रेजेंट किया, एक होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एक होता है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या होता है, लेकिन अभी आपको ये याद करना है। तीसरा होता है इन केस ऑफ एनी अदर गुड। तो जिस दिन आपने पेमेंट की ड्यूटी की, रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, पेमेंट कर जिस दिन आपको पेमेंट करनी है उस दिन जो भी आपका रेट होगा वो रेट की आपको दी है एनी अदर केस में। तो यहाँ पे तीन केस है, होम कंजम्पशन, वेयर हाउस, एनी अदर केस। क्लियर? और रेलेवेंट डेट क्या होगी एक्सपोर्टेड गुड के लिए, उसके लिए सेक्शन जो है वो क्या है, सेक्शन 16। सेक्शन कौन सा है, 16, सेक्शन 16 है। तो यहाँ पे बात करता है गुड एंटर फॉर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 50, अंडर सेक्शन 50। अगर आप एक्सपोर्ट के लिए गुड एंटर करते हो अंडर सेक्शन 50, तो किस दिन का रेट लोगे, रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑन विच प्रॉपर ऑफिसर मेक ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड फॉर द एक्सपोर्टेशन अंडर सेक्शन 51। जिस दिन मान लो आपको कोई अपनी गुड यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है ना, आपने गुड आप अपनी पोर्ट पे लेके गए, वहां पर जो ऑफिसर था, जो कस्टम ऑफिसर था वहां का, उसने आपकी गुड को चेक किया और जिस दिन वो ऑर्डर पास करेगा, जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करेंगे, किस चीज का, आपको अलाउ करेंगे, अलाउ करने का, कहा कि भाई आपकी गुड एक्सपोर्ट हो सकती है, और वो कह देगा कि भाई इन गुड्स को लोड किया जाए वेसल के अंदर, शिप के अंदर, इन चीजों को लोड किया जाए। तो जिस दिन वो ऑर्डर पास हो जाएगा, एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर पास हो जाएगा, उस दिन आपका जो भी रेट होगा एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो भी रेट होगा वो लग के यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई? क्लियर है? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15, सेक्शन 16 नॉट एप्लीकेबल टू द बैगेज एंड गुड इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड बाय द पोस्ट। क्लियर है? इसके लिए अलग से क्या है, अलग से सेक्शन है, अलग से इसका रेट लगेगा। जो सेक्शन 15 और जो सेक्शन 16 है वो किस पे नहीं लगता, ये हम आगे पढ़ेंगे। जो सेक्शन 15 है, जो सेक्शन 16 है, वो किस पे नहीं लगता, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 नॉट एप्लीकेबल ऑन बैगेज, बैगेज पे, एंड अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं या एक्सपोर्ट की है पोस्ट के द्वारा, बाय पोस्ट। समझ आ गई? यहां तक आप पढ़ो इसके अच्छे से, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। मैं करवाने को तो एक साथ सारा करा दूं, बट आई डोंट वांट कि आपको आराम आराम से सारा